हेलो एस्पिरेंट्स। एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 का हिंदी प्रश्न पत्र लेकर मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत हूँ। बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है बच्चों के बीच में कि कुछ प्रश्नों के उत्तर उनको अलग अलग सोर्सों से अलग अलग मिल रहे हैं। तो आपका कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए मैं बिल्कुल सही और सटीक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए एस्पिरेंट्स, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सही विकल्प। चलिए पहला देखते हैं। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ हैं? बच्चों, मैंने आपको सिखाया है धूत मतलब होता है, धूत मतलब होता है मूर्ख, और अवधूत मतलब होता है सन्यासी या विद्वान। तो धूत कहो अवधूत कहो ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, बाजार कब जाना चाहिए? तो बाजार कब जाना चाहिए? बाजार जब मन खाली हो, जब मन खाली हो तब बाजार जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लुट्टन पहलवान ने किसे हराया था? चलिए ये हमने अच्छे से क्लास में पढ़ा था। लुट्टन ने शेर का बच्चा यानी चांद सिंह को हराया था। तो आपके अगले प्रश्न का उत्तर है चांद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, जूझ पाठ के लेखक है? तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे, उत्तर दे पाओगे। यानी जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल, नेट, बाइट। तो आपको ध्यान रहा हो हमने इस सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं क्लास में। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण विजुअल, नेट और बाइट। उपरोक्त तो सभी सभी इम्पोर्टेंट है, सभी का महत्व है। चलिए अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या आएगा। तो रिक्त स्थान में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे रिक्त स्थान में होंगे, प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा में होंगे बच्चे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। और सोंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? मराठी पढ़ाते थे। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए। नाटक में, अब थोड़ा सा यहाँ बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है। अगर देखो यहाँ रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए तो कम होनी चाहिए, लेकिन रेडियो नाटक नहीं है, यहाँ बोला है नाटक में पात्रों की संख्या, तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अधिक, इस प्रश्न का उत्तर होगा अधिक। वी रस का स्थायी भाव बहुत आसान है, पढ़ा है आपने अच्छे से। उत्साह। जिन शब्दों में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्रा से समझ में आ रहा है मात्रिक छंद, मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। अगला है, नभ का अर्थ क्या है? तो नभ बोलते हैं आकाश को। चलिए बच्चों अब देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी बहुत आसान थी, सब पूरे पेपर में सबसे आसान अगर कोई भाग होगा तो सही जोड़ी वाला भाग था, क्योंकि उसमें एक एक प्रश्न बिल्कुल अलग अलग तरीके से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं कि कौन सा किससे मैच होगा। चलिए मैच द कॉलम देखेंगे। बात की चूड़ी मर जाना, तो बात की चूड़ी मर जाना अच्छे से डिटेल में पढ़ा है हमने। बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत अभी समझा है मैंने, साधु सन्यासी और साधु सन्यासी से रिलेटेड सीरीज का फूल अगर आपने, हमने पढ़ा था सीरीज के फूल अवधूत। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग अगर आपको याद रहा हो तो सिल्वर सिल्वर वेडिंग के नायक थे यशोधर बाबू। इसके बाद कहानी का केंद्रीय बिंदु, कोई भी कहानी हो, किसी भी कहानी का सबसे मुख्य भाग होता है उसका कथानक। कथा ही कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। चौपाई छंद में मात्राओं से समझ लीजिए कि मात्राओं की बात करें, इधर इस तरफ छंद, इस तरफ छंद एक ही है। तो चौपाई छंद 16-16 मात्राएं। जिसको चौपाई छंद की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी वो भी इस प्रश्न का सही उत्तर दे देगा। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। तो यहाँ से हमारा मैच द कॉलम यानी सही जोड़ी बिल्कुल सही गई होगी आप सभी की। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर, बहुत आसान से प्रश्न थे। एक वाक्य में उत्तर, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर उषा का जादू
टूट जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्योदय होने पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। इसके बाद तीसरा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, जो आप लिखना चाहें, तीनों सही है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि, ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न था हमारे बच्चों के लिए, लेकिन अगर आपको ध्यान में रहा हो तो हमने इसको भी पढ़ा था। रेडियो नाटक की अवधि होती है 15 से 30 मिनट, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 15 से 30 मिनट। शब्दगुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दगुण 3 प्रकार के होते हैं। शब्दगुण 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अलग हो जाना। दूसरा घर कर लेना मतलब अलग हो जाना। क्रिया विशेषण की परिभाषा बहुत अच्छे से हमने पढ़ी थी, आपको याद भी होगी। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और क्रिया विशेषण का अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, सत्य असत्य। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। बिल्कुल, परचेजिंग पावर का मतलब ही होता है क्रय शक्ति, मतलब पहला सही है। सीरीज का पुल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। जी नहीं, बहुत कठोर नहीं, कोमल माना जाता है। तो दूसरा हो गया गलत। राखल यानी असत्य। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए गए थे, बिल्कुल सही। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। जी नहीं, कहानी का नाटक रूपांतरण तो संभव है, मतलब ये वाला असत्य है। करुण रस का स्थायी भाव, अब ये किसे नहीं पता होगा, सबको पता है कि करुण रस का स्थायी भाव करुणा होता है। तो यहाँ से गलत हो गया, इन्होंने बोला रति, मतलब ये गलत हो गया। प्रिया बहुत बातूनी है, बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। जी नहीं, बातूनी शब्द क्रिया विशेषण नहीं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, जबकि बातूनी शब्द क्रिया विशेषण नहीं है। चलिए आगे, अगले प्रश्न हम देखते हैं। 2 नंबर के प्रश्नों में आपको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो जितना हमने पढ़ा था लगभग सारे वही प्रश्न हैं। बच्चे किस आशा से निगड़ों से झांक रहे थे अपने माता पिता के इंतजार में कि कब वो आएंगे और कब उन्हें खाना मिलेगा, इससे पूरा डिटेल में लिख सकते थे। और उससे अच्छा प्रश्न ये वाला था, भाषा की सहूलियत, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतना, और उसमें बात इस प्रकार से हो कि बात उलझनी नहीं चाहिए, नहीं तो बात कहना क्या चाहते हैं और क्या क्या गया, और सारा प्रश्नों जितना भी उत्तर है पूरा डिटेल में हमने अच्छे से पढ़ा था। उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? तो उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना राख से पुते गीले चौके से की है, ये पढ़ा है हमने। और फिर ये भी हम इसमें बोल सकते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा भी लिखना पड़ेगा कि सूर्योदय का, सूर्य उषा के बाद जो सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय में आकाश में जो नीलिमा है और श्वेत, जो नीला आकाश है वो श्वेत और नीलिमा के साथ में हल्का नीला कलर का रंग का होता है, और इस प्रकार से पूरा इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना था। इसके बाद ये 8वां प्रश्न देखोगे, बहुत आसान सा ये पढ़ा हुआ प्रश्न हमारा। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती इसलिए हो गई क्योंकि भक्तिन पर शहर का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, उसने अपना देहातीपन नहीं छोड़ा। और उसके उसने उसका जो शाम का भोजन वो जो महादेवी जी को खिलाती थी, ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी थी। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर क्या असर करती थी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने लिखा होगा, मुझे विश्वास है। लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है, ये भी मैंने आपको समझाया था। दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से लिख कर आए होंगे। चलिए यहाँ देखिए, 10वें प्रश्न में थोड़ी आपको समस्या आई होगी।
10वां प्रश्न में अगर आप लिखना चाहोगे तो ये आपको फिर भी आसान लगा होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपने लिख दिया होगा। फिर भी लगभग हमने जितना पढ़ा था सारी चीज़ें वहीं से आई। इसमें देखो ये वाला प्रश्न बहुत आसान था। समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश होती है? अगर आपको याद रहा हो, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ऐसे इस प्रकार के 6 सवाल होते हैं। ये हमने पढ़े थे। तो इनसे आप प्रश्नों के जवाब, इस प्रश्न के का जवाब आप दे पाए होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। करुण रस की परिभाषा और करुण रस का उदाहरण। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सब ने लिखा होगा। और अगर ये लिखना चाहो विरोधाभास, तो विरोधाभास में भी हमने पढ़ा था बहुत अच्छा सा उदाहरण आपका, जिसमें आपने या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, ये पढ़ा था हमने। इसके बाद देखिए सोठा, सोठा छंद की परिभाषा। सोठा हमने पढ़ा है कि सोठा दोहा का विलोम होता है। दोहा में 13 11 13 11 की यति से मात्राएं, चारों चरण में मात्राएं होती है। सोठा इसका विलोम होता है, 11 13 11 13। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर आपने लिख दिया होगा। अगर आप चाहें तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति के बारे में भी लिख सकते थे कि अभिधा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ का महत्व होता है, जो बोला गया वही अर्थ निकलता है। इसे पूरा डिटेल में पढ़ा है हमने। इसके बाद 14 बहुत आसान था। मुहावरे लोकोक्ति में 2 अंतर, 2 नहीं 5 अंतर लिख सकते थे आप। इसके बाद निपात शब्द, निपात शब्दों के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो मुहावरे लोकोक्ति आपको आसान लगा होगा। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर आपने लिखिए दिया होगा। इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न हुआ था 15 में। देखो 15 में क्या आंसर बनेगा, सुनो ध्यान से। ईश्वर के अनेकों नाम है, तो अनेकों में गलती है यहाँ। ईश्वर के अनेक नाम है। मुझे केवल मात्र, या तो केवल बोलिए या मात्र बोलिए। तो मुझे केवल 20 रुपये दीजिए या मुझे मात्र 20 रुपये दीजिए, ये दोनों आप बहुत आसानी से लिख सकते थे। इसके अलावा अगर आपने अथवा वाला किया हो तो इसमें भी देखो, अथवा वाला भी देख लेते हैं। अथवा में दिया है, सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, प्रश्नवाचक बनाना है। तो इसमें थोड़ा इस विद्यार्थी कंफ्यूज हुए। कुछ नहीं, मैंने आपको सिखाया क्या लगा दो। क्या सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, और फिर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाना है। तो ये हो गया इसका उत्तर। और 15 वर्ष बीत गए आश्चर्य, अरे 15 वर्ष बीत गए, तो ये इसका हो जाएगा आश्चर्य सूचक या विस्मय आदि बोधक। चलिए 16, तुलसीदास और रघुवीर सहाय। अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने याद किए थे वही आपकी एग्ज़ाम में आए। तुलसीदास और रघुवीर सहाय दोनों आपको याद थे, जो आपको अच्छा लगा होगा आपने किया। इसके बाद महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, तो ये भी आपने किया ही होगा, कोई समस्या नहीं। इसमें प्रश्न क्रमांक 18, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए। तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। तत्सम यानी जो संस्कृत के समान है, संस्कृत से लिए गए। तत्सम, तद्भव यानी जो संस्कृत से हिंदी में आते आते जिनका रूप परिवर्तित हो गया, तद्भव शब्द, और उनके बारे में हमने बहुत सारे उदाहरण भी पढ़े थे, तो वो लिख दिया होगा। अगर वो नहीं लिखा हो उपसर्ग प्रत्यय, तो उपसर्ग जो किसी शब्द के आदि में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला दे, उपसर्ग कहलाते। और बाद में जुड़ते, अंत में जुड़ते प्रत्यय, बहुत सारे इसमें आप उदाहरण भी लिख सकते थे, और भी लिख दिया होगा आपने इसका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो अपठित गद्यांश बहुत आसान आया था, आप दोनों अच्छे से कर सकते थे। वैसे अगर देखा हो आपने तो आपको दूसरा आसान लगा होगा, पहला भी इतना कठिन नहीं है। तो पहले अगर किसी को उत्तर समझना है तो देखो, उत्तर में उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। वीरों का कैसा हो बसंत, ये इसका शीर्षक सही होता। अगर इसके अलावा भी थोड़ा बहुत आपने लिखा हो बसंत, या और भी कुछ लिखा हो, तो उसके भी नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन सही होगा वीरों का कैसा हो बसंत। उदधि का अर्थ, उदधि मैंने आपको सिखाया था
कि ध धनुष जिस शब्द के अंत में आ जाए, उदधि यानी समुद्र के पर्यायवाची और बादल के पर्यायवाची में होता है कन्फ्यूजन। तो जहाँ ध अंत में आए और यहाँ पानी का समानार्थी शब्द हो, समझ लीजिए समुद्र, और अगर अंत में द आए तो वह हो जाएगा बादल का। तो उदधि समुद्र का पर्यायवाची है, यानी उदधि का अर्थ होता है समुद्र या सागर। ठीक। इसके बाद उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, इनको बोलना था कौन सा रस है, इन्होंने लिख दिया कौन सा रस है। तो कोई बात नहीं, कौन सा रस है, तो इस पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस है। चलिए, फिर भी अगर आपको ये कठिन लगा हो तो आप ये वाला कर सकते थे, दूसरा वाला आसान था। इसके प्रश्नों के उत्तर सुन लीजिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, बहुत आसान था, मतलब ये 5वीं 6ठी का बच्चा भी कर सकता है। शौर्य भाव। राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है, शौर्य भाव का विशिष्ट स्थान है। सुदीर्घ शब्द का अर्थ लिखिए, सुदीर्घ शब्द का अर्थ इसी में आप देखोगे तो इस पद्यांश में, इस गद्यांश में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इसमें बोला है सुदीर्घ का मतलब है विस्तृत, लंबा, बड़ा, अधिक। तो तीनों अर्थ में से कुछ भी आप लिख सकते थे। चलिए, अगला प्रश्न जो कि बहुत आसान है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने इसका की व्याख्या नहीं की होगी। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित शीर्षक कविता के बहाने से लिया गया। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी है। ये हो जाता है आपका संदर्भ। उसके बाद प्रसंग, और प्रसंग के बाद आप लिख देते इसकी पूरी व्याख्या, जो कि बहुत आसान थी। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं गद्यांश। तो गद्यांश में दोनों ही आसान है। पेशा पावर है, ये अगर आप देखोगे तो कौन से पार्ट से लिया गया है, जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन से। तो इसका भी पूरे डिटेल आप लिख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था और बहुत इम्पोर्टेंट भी था। रात्रि की विभीषा को सिर्फ पहलवान की ढोलक ललकार कर चुनौती देती है। प्रस्तुत पद्य फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया है। तो इसकी भी पूरी डिटेल में व्याख्या आपने लिख दी होगी। बहुत आसान सा पद्यांश आया था, गद्यांश आया था हमारा। चलिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखोगे तो बिल्कुल आसान सा आपको पत्र लिखने के लिए आया था। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते थे, अपने भाई को शादी में आमंत्रित। ये भी हमने डिस्कस किया था, और ये भी हमने डिस्कस किया था। बहुत आसान सा था पेपर। सही मायने में देखोगे तो पेपर बहुत इजी आया, और जो हमने पढ़ा था सारी चीज़ें उन्हीं में से आई। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद की। अब कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन है कि सर हम तो इसको निबंध समझ के निबंध लिख के आ गए, ये तो था अनुच्छेद। कोई बात नहीं, अगर आपने इसको निबंध जैसे भी लिखा है तो आपके ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे। और अगर अनुच्छेद जैसा लिखा है तो कोई समस्या नहीं है। देखो, पर्यावरण प्रदूषण का निबंध हमने सीखा था, उसी को अनुच्छेद बना के आप लिख सकते थे। छात्र जीवन और अनुशासन आपने सीखा था, यहाँ छात्र जीवन और खेल है, छात्र जीवन और अनुशासन यहाँ है। यानी ध्यान से देखोगे तो इनको निबंध के रूप में आपने अच्छे से सीखा हुआ था। मैंने आपको 5 टॉपिक बताए थे, 5 में से 3 टॉपिक वही के वही आ गए जो हमने डिस्कस किए थे। चलिए, तो ये हो गया पूरा पेपर आपका। मुझे नहीं लगता किसी प्रश्न में आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसी प्रकार आगे के आपके प्रश्नों के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।